इससे पूर्व के वीडियो में हम वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु बाजार एवं साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक साधन यानी श्रम के मांग वक्र एवं मजदूरी की दर के घटने पर मांग वक्र पर उसके प्रभाव का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लेंगे कि अगर वस्तु बाजार में एकाधिकारी की दशा हो तो फर्म का संतुलन या सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस प्रकार से होगा। वस्तु बाजार में एकाधिकार में जो है फर्म की जो है एमआरपी मानी जाएगी, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम इसे वीएमपी कहते हैं। और एमआरपी जो है वो बराबर होती है डेल्टा टीआर या एमपीपी इंटू एमआर के। एक एकाधिकारी फर्म को अपना अधिक माल बेचने के लिए वस्तु की कीमत घटानी होती है, क्योंकि जब हमने एकाधिकार पढ़ा है तो पढ़ चुके हैं कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत या उत्पत्ति की मात्रा दोनों में से एक को निर्धारित कर सकता है। अगर उसे उत्पत्ति की मात्रा बढ़ानी है तो कीमत घटानी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो मांग वक्र होता है वो लोचदार होता है, तो और उसका जो औसत आय वक्र है वो घटता हुआ होता है। सीमांत आय वक्र उससे नीचे बना रहता है, तो एमआरपी वक्र भी तेजी से घटता है। तो साधन की सीमांत आय उत्पत्ति एमआरपी रेखा के बारे में हम एक सारणी के माध्यम से जो है देख सकते हैं। ये जो सारणी है पूर्व में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ली थी हमने, वही है श्रमिकों की संख्या, कुल उत्पादन टीपी भी उतना ही लिया गया है। एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट सीमांत भौतिक उत्पत्ति, ये होती है डेल्टा टीपी बटा क्यू, यानी टीपी में परिवर्तन, कुल उत्पादन में परिवर्तन बटा श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन। चूंकि यहाँ श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन एक एक का ही हो रहा है, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा टीपी है वही एमपीपी हो जाएगा। शुरू में 5 है इसलिए हम 5 ले लेते हैं। 11 में से 5 गए 6, 22 में से 11 गए 11, 40 में से 18 गए 40 में से 22 गए 18, 65 में से 40 गए 25, 95 में से 65 गया 30, 122 में से माइनस 95 27, 147 माइनस 122 25, 167 माइनस 147 20 और 180 माइनस 167 13। कीमत जो है यहाँ देखिए, जब हमने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखा था टेबल ली थी तो उसमें हमने 4 रुपये कीमत स्थिर मानी थी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत दी हुई होती है जो बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन एकाधिकार में कीमत उत्पत्ति की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसे कीमत घटानी होगी, तो यहाँ पर कीमत जो है वो धीरे धीरे घटाई जा रही है। श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए कीमत को घटाना पड़ेगा। एक श्रमिक की कीमत प्रारंभ में 4 रुपये, जब दूसरा श्रमिक लगाते हैं तो 3 रुपये 90 पैसे, और इस प्रकार से अंत में 10वें श्रमिक पर 3 रुपये 10 पैसे है। यहाँ जो टी आर है ये टी आर है कीमत इंटू टीपी, यानी कुल उत्पत्ति की मात्रा इंटू प्राइस। जैसे 5 इंटू 4 20, 11 इंटू 3.90, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 42.90 आएगा। और इस प्रकार से लास्ट में 180 इंटू 3.10, यानी 3 रुपये 10 पैसे बराबर 558। अब यहाँ जो एमआरपी आएगी वो एमआरपी आएगी, या तो हम एमपीपी इंटू प्राइस कर दें, है ना। देखिए एमपीपी इंटू प्राइस, जैसा कि इसके पूर्व में हमने लिया था, ये या तो डेल्टा टी आर एमआरपी बराबर डेल्टा टी आर बराबर एमपीपी इंटू एमआर। तो एमपीपी इंटू अगर हम एमआर करते हैं तब भी हमारे पास एमआरपी आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट जो टी आर है इस टी आर का जो परिवर्तन है वो हम ले लेंगे तो भी हमारे पास एमआरपी आ जाएगी। जैसे 42 प्रारंभ में 20 है तो हमने 20 ले लिया, फिर 42.90 में से 20 गए तो 22.90। इसी प्रकार से 83.60 में से 42.90 गया तो 40.70, 148 में से 83.60 गया तो 64.40, और अंत में 558 में से 534.4 गया तो 23.60। तो इस प्रकार से जो है हम एमआरपी निकाल सकते हैं। यदि फर्म वस्तु बाजार में एकाधिकार है उस स्थिति में तो कीमत या औसत आय का जो कॉलम है, कीमत हम देखेंगे या औसत आय देखेंगे तो वो घटता हुआ है, क्योंकि ये एकाधिकार के कारण है। इसका मतलब ये है कि फर्म को अधिक माल बेचने के लिए प्रति इकाई कीमत घटानी होती है। सीमांत आय उत्पत्ति
कुल आय में होने वाला वह परिवर्तन है जो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उत्पत्ति की बिक्री से उत्पन्न होता है, जिसको हमने यहाँ एमआरपी के रूप में टेबल में दिखाया है। चूंकि एकाधिकारी को अधिक माल बेचने के लिए कीमत घटानी होती है, इसलिए कॉलम 4 में हमने कीमत घटाई हुई दिखाई है। 4 रुपये प्रति इकाई से घटती हुई अंत में 3 रुपये 10 पैसे पर आ जाती है। और जो कॉलम 5 में दिखाया गया है यहाँ पर जो टीआर के रूप में जो दिखाया गया है वो जो है टीआर है। टीआर यानी कुल रेवेन्यू कितना प्राप्त हुआ, रेवेन्यू कीमत इनटू उत्पत्ति। और जो लास्ट में कॉलम है उसमें हमने एमआरपी दिखाई है। तो ये जो सारणी है इसमें सीमांत आय का कॉलम हमने अलग से नहीं बनाया है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे कि माल की जो छठी इकाई है ना, छठी इकाई आप देखिए ये छठी इकाई पर कुल आय की वृद्धि, कुल आय की वृद्धि कितनी हो रही है? माल की 6 इकाई ये पर उत्पत्ति में कितनी वृद्धि हो रही है? 22.90। तो अगर हमें एमआर निकालना है तो एमआर हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, एमआरपी बटा एमपीपी। तो 22.90 बटा 6 कर देंगे तो हमारे पास एमआर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम एमआर भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम निकाल सकते हैं, कहीं भी निकालनी होगी तो हमें इस एमआरपी में एमपीपी का भाग देना होगा, जिससे हमारे पास आ जाएगी। तो वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति में फर्म का एमआरपी वक्र पहले जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है वैसे ही बढ़ता है और एक बिंदु के बाद घटता है, लेकिन ये अधिक तेजी से घटता है। यहाँ भी एमआरपी वक्र का नीचे की ओर झुकता हुआ हिस्सा ही फर्म के लिए, उस साधन के लिए मांग वक्र का सूचक होगा, जैसा कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा है। यहाँ पर भी साधन की कीमत फर्म के लिए दी हुई होती है, उसे दी हुई कीमत पर साधन की लगाई जाने वाली मात्रा का निश्चय करना होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए, अगर मजदूरी की दर, जो टेबल ली थी हमने उसमें था कि अगर मजदूरी की दर 98.50, ये ले लेते हैं अपन, है ना, मजदूरी की दर ये 98.50 पर फर्म 6 मजदूर लगाएगी। इसके सामने कितने हैं? श्रमिकों की संख्या 6। और 82.30, ये इसके नीचे वाली 82.30 रुपये मजदूरी पर 7 श्रमिक लगाएगी। 70 रुपये पर, 70 रुपये 30 पैसे पर 8 लगाएगी। इस प्रकार से साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा व वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति में फर्म के लिए एक साधन का मांग वक्र उस साधन के एमआरपी वक्र का नीचे की ओर झुकता हुआ अंश ही होगा, जैसा कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखा है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि फर्म का जो संतुलन है वो किस प्रकार का होगा। एक फर्म के लिए एक साधन की जो कीमत है वो दी हुई होती है, इसलिए इसे साधन की इकाइयां उस सीमा तक ही लगानी होती है जहां पर साधनों को दी जाने वाली मजदूरी या कीमत उसकी सीमांत आय उत्पत्ति यानी एमआरपी के बराबर हो जाती है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जब साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो और वस्तु बाजार में एकाधिकार की स्थिति हो, तो उस स्थिति में जो संतुलन है वो इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ फर्म की यहाँ पर हमने OW, ये देखिए OW मजदूरी की दर पर फर्म श्रमिकों की OM मात्रा, ये OM मात्रा लगाती है। ये जो WW रेखा है ये औसत मजदूरी व सीमांत मजदूरी को भी सूचित करती है और ये सीधी है। इसका मतलब ये है कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। एमआरपी वक्र साधन की सीमांत आय उत्पत्ति का वक्र होता है। तो ANRP, अब इसमें देखिए ये रहा ANRP वक्र साधन की औसत विशुद्ध आय उत्पत्ति एवरेज नेट रेवेन्यू प्रोडक्ट का वक्र होता है। श्रमिकों की OM मात्रा को
लगाने से फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है। लेकिन अगर मजदूरी की दर घट करके OW1 हो जाती है तो फर्म OM1 इतने श्रमिक लगाती है, जिससे फर्म को PW1, R1 और Q के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ये इस क्षेत्र के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि ANRP से नीचे की तरफ है जो है उसकी मजदूरी निर्धारित हो रही है। कुल आय में श्रमिकों की संख्या का भाग देने से औसत उत्पत्ति यानी ARP हमें प्राप्त हो सकती है। यह औसत सकल आय उत्पत्ति AGRP होती है। इसमें से अन्य साधनों का प्रतिफल निकाल देने से यह औसत विशुद्ध आय उत्पत्ति बन जाती है, ANRP बन जाती है। तो ANRP क्या है? औसत सकल आय उत्पत्ति, यानी औसत आय उत्पत्ति में श्रमिकों की संख्या का भाग देते हैं तो औसत सकल आय उत्पत्ति हमारे पास आ जाती है। तो जब औसत सकल आय उत्पत्ति हमारे पास आ जाती है तो इसमें से अगर हम अन्य साधनों का, जो दूसरे साधन है, पूंजी है, भूमि है, उनका अगर हम प्रतिफल निकाल देते हैं तो हमारे पास औसत विशुद्ध आय उत्पत्ति यानी ANRP प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर स्टोनियर व हैग ने यह बतलाया है कि श्रम की शुद्ध उत्पादकता इस मान्यता के आधार पर निकाली जा सकती है कि हमें अन्य सहयोगी साधनों के समय समग्र प्रतिफल की स्वतंत्र रूप से जानकारी होती है। श्रमिकों के प्रत्येक रोजगार की मात्रा पर हम फर्म की सकल आय में से अन्य साधनों का जो समग्र प्रतिफल है वो घटा देते हैं, जिससे श्रम की शुद्ध आय उत्पादकता का हमें ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि सीमांत आय उत्पत्ति जो है वो ये बतलाती है कि यदि एक फर्म अपना लाभ अधिकतम करना चाहती है और साधनों की खरीद प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में की जाती है तो साधन के सीमांत आय उत्पत्ति वक्र से ही फर्म के लिए उस साधन के मांग वक्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक स्थिति में सही होगा, चाहे वस्तु की बिक्री पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में की जाए अथवा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या एकाधिकार की दशा में की जाए। संतुलन की स्थिति में एक साधन की कीमत उसकी सीमांत आय उत्पत्ति के ही बराबर होती है। जैसा कि पूर्व में बताया था, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू MRP, इसको हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में VMP कह देते हैं, और यही सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का सार है। तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में भी बहुत कुछ कहा गया है कि ये केवल आधा जो है सिद्धांत है। साधनों की मांग जो है वो साधनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है और ये उसी के अनुसार परिवर्तित होती है, क्योंकि जो साधनों की मांग है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मांग, यानी ये उन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है जिनका जो है निर्माण किया जाता है। साधन की मांग पर उत्पादन की तकनीकी दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। साधन के पूर्ति वक्र के अपरिवर्तित रहने पर साधन कीमत में परिवर्तन होने से साधन द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाते हैं तथा साधन कीमतों में परिवर्तन होने पर विभिन्न फर्मों व उद्योगों के बीच साधन गतिशील भी होते हैं। नीति संबंधी मामलों में इसका जो है काफी महत्व माना गया है। अब हम लेते हैं कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की भी आलोचनाएं की गई है। कोई भी सिद्धांत है जो आलोचना से परे नहीं होता है, और इसकी जो आलोचनाएं हैं वो कुछ मिथ्या धारणाओं पर भी आधारित है। जो अधिकांश जो आलोचना है वो मिथ्या धारणाओं पर ही आधारित है, जिसमें सबसे पहली है कि सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। ऐसा आलोचकों का मानना है कि सिद्धांत में सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मान ली गई है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि सिद्धांत में केवल साधन बाजार में ही पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वस्तु बाजार में एकाधिकार पाया जा सकता है एवं उसमें फर्में साधन कीमत को स्वीकार करके चलती है, लेकिन वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा अथवा एकाधिकार में से कुछ भी पाया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति में साधन के MRP वक्र से ही उस साधन का मांग वक्र निर्धारित होता है। इसके अलावा सीमांत उत्पादक सिद्धांत जो है वो कई मान्यताओं पर आश्रित है, लेकिन हमने फर्म के द्वारा लाभ अधिकतमकरण व साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता के आधार पर ही इसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं जो सही माने जा सकते हैं। दूसरा है फिर इन्होंने लिया था कि पूर्ण रोजगार की मान्यता।
आलोचकों का ऐसा कहना है कि साधन की कीमत तभी निर्धारित होती है जब साधन की उपलब्ध मात्रा का उद्योग में पूर्ण उपयोग किया जाए। जैसे श्रम के संबंध में पूर्ण रोजगार की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन इस मान्यता में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि साधन की कीमत निर्धारण में साधन की पूर्ति के संबंध में कोई मान्यता तो स्वीकार करनी ही हमें पड़ेगी। यदि साधन की उपलब्ध मात्रा बढ़ जाती है तो इस सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत घट जाती है, तो यह निष्कर्ष गलत नहीं माना जा सकता है। तीसरी आलोचना की गई है कि फर्मों के लिए सीमांत उत्पत्ति के मूल्य का ज्ञान मान लिया गया है। यानी इसमें मान लिया गया है कि एक साधन की सीमांत उत्पत्ति की मात्रा व मूल्य का उद्यमकर्ताओं या फर्मों को ज्ञान होता है। लेकिन ये मान्यता भी ये आलोचना भी निरर्थक है, क्योंकि सिद्धांत केवल ये कहता है कि जब तक फर्म अपने लाभ अधिकतम करना चाहती है तब तक साधनों को उनकी सीमांत उत्पत्ति के मूल्य के बराबर प्रतिफल मिल सकेगा। ये सिद्धांत में पहले ही बतलाया जा चुका है कि सीमांत आय उत्पत्ति के अनुसार भुगतान स्वतः होता जाता है, तो इसमें प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि फर्मों को सीमांत आय उत्पत्ति का पता नहीं होता, इसलिए इसके बराबर साधन की कीमत भी कैसे निर्धारित होगी। चौथा है इसमें कि मालिकों द्वारा साधनों का शोषण नहीं हो सकता। आलोचक ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है मालिकों के द्वारा उत्पादन के साधनों का शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि सभी साधनों का प्रतिफल उसकी सीमांत आय उत्पत्ति के बराबर होता है। लेकिन ये आलोचना भी गलत है। यह जो सिद्धांत है ये साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करता है। एक फर्म के लिए साधन की कीमत दी हुई होती है, तो उसे दी हुई कीमत पर साधन की लगाई जाने वाली मात्रा ही निर्धारित करनी होती है। मान लें कि एक मजदूर को मजदूरी 3 रुपये होती है और 10 श्रमिकों को लगाए जाने पर श्रम की सीमांत आय उत्पत्ति 4 रुपये यानी एमआरपी 4 रुपये के बराबर होती है। तो फर्म को अधिक श्रमिक लगाने चाहिए ताकि वह अपने लाभ को अधिकतम कर सके। तो लाभ अधिकतमकरण की मान्यता पर साधन की कीमत उसकी सीमांत आय उत्पत्ति के बराबर हो जाती है। साधन में क्रेता एकाधिकार की स्थिति में मजदूरी की मात्रा सीमांत आय उत्पत्ति से कम हो सकती है, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धात्मक साधन बाजार का यह सिद्धांत गलत सिद्ध नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कि ये जो सिद्धांत है वो अमानवीय व निष्ठुर किस्म का है। कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि यह सिद्धांत जो है अमानवीय है, क्योंकि ये मानवीय साधन श्रम व भौतिक साधन कोयला, खाद और मशीन आदि में कोई भेद नहीं करता है, सभी कीमतों को उसकी सीमांत आय उत्पत्ति से जोड़ देता है। लेकिन हम इस आलोचना को भी नकार सकते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में ऐसा होना अनुचित या अस्वाभाविक नहीं माना जाता है। यह सिद्धांत साधन के मांग पक्ष पर विचार करता है और मानवीय व गैर मानवीय सभी प्रकार के साधनों का एक ही प्रकार से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है फिर कि एक साधन की जो है प्रत्येक उद्योग में समान कीमत मानी गई है। तो साधन की प्रति इकाई कीमत प्रत्येक उद्योग में एक सी ही होती है। तो ये आलोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत में हमने ऐसा कुछ भी नहीं माना है। सिद्धांत केवल ये कहता है कि शुद्ध लाभों के बराबर होने तक श्रमिक विभिन्न उद्योगों के बीच गतिमान होते रहते हैं, लेकिन श्रम की गतिशीलता में कमी अन्य गैर मौद्रिक कारणों से एक साधन के लिए असमान भुगतान में पाए जा भी सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने माना है, आलोचक कहते हैं कि सिद्धांत में एक साधन की सभी इकाइयों को एक सी या समरूप मान लिया है, जबकि व्यवहार में भिन्न भिन्न होती है। तो ये आलोचना भी सारपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक साधन की इकाइयों को एक सा माने बिना सिद्धांत की रचना करने में कठिनाई होती है। फिर ये मान्यता विशेषतः श्रम के संबंध में अव्यावहारिक भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रमिक को 8 घंटे काम करना होता है और लगभग वो उतना ही काम करता है, दूसरे श्रमिक की तुलना में कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें सैद्धांतिक रूप से उसे समरूप मानना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो आलोचकों का ऐसा मानना है कि इस सिद्धांत में एक साधन की पूर्ण विभाज्यता मान ली गई है, जो व्यवहार में संभव नहीं है। इससे साधन कीमत को साधन की सीमांत आय उत्पत्ति के बराबर करने में कठिनाई होती है। जैसा कि मान लें 20 श्रमिकों के लिए एमआरपी 5 रुपये और 21 श्रमिकों के लिए एमआरपी 4 रुपये होती है, तो 5 रुपये मजदूरी होने पर 20 श्रमिक व 4 रुपये मजदूरी होने पर 21 श्रमिक लगाए जाएंगे। लेकिन आलोचकों का ऐसा कहना है कि अगर 4.5 रुपये मजदूरी पर कितने श्रमिक लगाए जाएंगे, तो 20 से 21 के बीच श्रमिकों की कोई संख्या नहीं होती है।
तो वास्तव में ये जो कठिनाई है ये काल्पनिक अधिक है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमों को केवल प्रवृत्ति के रूप में ही लिया जाना चाहिए। एक फर्म यथासंभव अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास कर सकती है और उसमें साधन की कीमत बराबर साधन की सीमांत आय उत्पत्ति का नियम सहायक हो सकता है। नेक्स्ट, फिर आलोचक ये कहते हैं कि इस सिद्धांत में साधनों के संयोग को परिवर्तनशील मान लिया गया है, जबकि व्यवहार में कभी कभी साधनों के अनुपात स्थिर रहते हैं, जैसे बस व बस का चालक, है ना। ये तो निश्चित है कि यह सिद्धांत ह्रासमान प्रतिफल के नियम पर आधारित है, जिसमें साधनों के अनुपातों को परिवर्तनशील माना जाता है। एक या अधिक स्थिर साधनों के साथ एक या परिवर्तनशील साधन की मात्राएं बढ़ाई जाती है, जिससे एक सीमा के बाद एमआरपी घटती है। आधुनिक तकनीक ने साधन अनुपातों को काफी सीमा तक परिवर्तनशील बना दिया है, तो स्थिर साधन अनुपात तो बहुत ही कम दशाओं में पाया जाता है। तो ये आलोचना भी है जो विशेष सार्थक नहीं होती है। नेक्स्ट है कि इस सिद्धांत के संबंध में एक भ्रम ये भी पाया जाता है कि यह साधन के कीमत निर्धारण को नहीं समझाता, बल्कि ये केवल दी हुई साधन कीमत पर एक फर्म के द्वारा उसकी लगाई जाने वाली मात्राओं को ही निर्धारित करता है। जैसा कि सिद्धांत से पता चलता है कि फर्मों के लिए एक साधन का एमआरपी वक्र उस साधन का मांग वक्र होता है, और सभी फर्मों के लिए साधन के मांग वक्रों को जोड़ करके साधन के उद्योग के लिए मांग वक्र बनाया जाता है। फिर इसके पूर्ति वक्र की सहायता से साधन की कीमतों का निर्धारण होता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि यह सिद्धांत जो है केवल मांग पक्ष को निर्धारित करता है, पूर्ति पक्ष को नहीं बताता है। नेक्स्ट फिर है कि इस सिद्धांत के अनुसार रोजगार की मात्रा केवल मजदूरी की दर पर ही निर्भर करती है, इसलिए मजदूरी कम करने से देश में रोजगार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये आलोचना भी सही नहीं है, क्योंकि मजदूरी की दर तो श्रम के मांग वक्र व पूर्ति वक्र से निर्धारित होती है। दी हुई मजदूरी पर एक फर्म श्रम की लगाई जाने वाली मात्रा निर्धारित करती है। मजदूरी के घटने से एक फर्म अधिक श्रमिकों का उपयोग करके ही अपने लाभ अधिकतम कर सकेगी। तो मजदूरी के घटने से एक फर्म अधिक मात्रा में श्रमिकों का उपयोग करेगी, लेकिन इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इस सिद्धांत के अनुसार रोजगार की मात्रा केवल मजदूरी की दर पर ही निर्भर करती है। यदि मजदूर संघ जो है ऊंची मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इसमें मजदूर संघों की अवहेलना की गई है, और यदि मजदूर संघ ऊंची मजदूरी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमकर्ता पहले से कम श्रमिक काम पर लगाएंगे, जिससे बेरोजगारी की दशा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि साधन बाजार में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में श्रमिकों का मालिकों के द्वारा शोषण होता है और उन्हें नीची मजदूरी दी जाती है। इसलिए मजदूर संघ ऐसी स्थिति में मजदूरी बढ़वाकर मजदूरों के शोषण को बचा सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत की रचना में साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति को माना गया है, अतः मजदूर संघों के हस्तक्षेप अथवा सरकारी हस्तक्षेप के प्रभाव पर अलग से विचार करना होगा। ये सिद्धांत इस पर विचार नहीं करता है। नेक्स्ट ये है फिर के प्रत्येक साधन को उसका प्रतिफल सीमांत उत्पादकता के आधार पर दिया जाता है, तो समस्त उत्पत्ति की मात्रा वितरण के बाद समाप्त हो जाती है। इसे उत्पत्ति समाप्त होने की थ्योरम या प्रमेय कहा जाता है। आलोचकों का ऐसा मानना है कि यह थ्योरम पैमाने के स्थिर प्रतिफलों की स्थिति में ही लागू होती है, यह अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकती। तो यह सिद्धांत माइक्रो क्षेत्र से हटकर मैक्रो क्षेत्र में पेश किया गया है, जबकि इस सिद्धांत को केवल माइक्रो क्षेत्र में ही लागू किया गया है। तो ये आलोचना भी उचित नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट है फिर कि जो साधन की कीमत है वो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों पर भी निर्भर करती है, क्योंकि श्रम, भूमि, पूंजी आदि के प्रतिफल पूंजीवादी व साम्यवाद में भिन्न भिन्न प्रकार से निश्चित होते हैं। तो ये सिद्धांत फर्म द्वारा लाभ अधिकतमकरण का लक्ष्य मानकर चलता है। तो ये निजी उद्यमकर्ता वाली अर्थव्यवस्थाओं की मान्यता पर भी आधारित है। तो कई प्रकार की दशाओं को स्पष्ट नहीं कर पाता है, जैसे पुरुष व महिलाओं की मजदूरी में अंतर, है ना, ऊपर के अधिकारियों के वेतन ऊंचे होना और नीचे के अधिकारियों या नीचे के कर्मचारियों के वेतन कम होना आदि के बारे में भी जानकारी नहीं देता है। तो इस प्रकार से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की विभिन्न आलोचनाएं की समीक्षा करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकांश आलोचनाएं अनावश्यक और निरर्थक है। सिद्धांत को सही ढंग से समझने पर इसकी सरलता व उपयोगिता में स्पष्ट हो जाती है। वितरण का कोई भी अन्य सिद्धांत इससे ज्यादा उत्तम नहीं है
फर्म के लिए लाभ अधिकतमकरण की मान्यता व साधन बाजार में फर्म के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता से यही निष्कर्ष निकल सकता है कि संतुलन में साधन की कीमत इसकी सीमांत आय उत्पत्ति के बराबर ही होगी। इतना होते हुए भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, जिसमें जो है पहली कमी है कि यह साधन के मांग पक्ष पर ही विचार करता है और पूर्ति पक्ष पर विचार नहीं करता है, इसलिए इसे एक पक्षीय सिद्धांत माना जाता है। दूसरी कमी इसकी यह है कि यह सिद्धांत श्रम के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों की कीमतों को ठीक से नहीं समझा पाता है। जैसे भूमि, पूंजी व उद्यमकर्ता विश्लेषण की दृष्टि से अपने अपने क्षेत्रों में समरूप नहीं होते हैं। पूंजी के अंतर्गत हम पूंजीगत पदार्थ, मशीनरी आदि को लेते हैं और मशीनरी के प्रतिफल काफी वर्षों तक मिलते रहते हैं। एक मशीन लगाने पर कई वर्षों तक काम देती है। और तीसरा जो है इसका वो ये है कि इसी प्रकार से उद्यमकर्ता की सीमांत उत्पादकता का पता लगाना भी आसान नहीं होता है। यही कारण है कि पूंजी व उद्यम के प्रतिफल निर्धारित करने के लिए हमें अन्य सिद्धांतों का प्रयोग करना होगा। इसके संबंध में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की है और फिर श्राफा, निकोलस केल्डर ने भी इस सिद्धांत के प्रति अपनी असहमति प्रकट की है। इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि रिकार्डो व मार्क्स आदि के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं उनका सहारा लेकर के वितरण का समष्टि सिद्धांत विकसित किया जाना चाहिए। तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत व्यष्टि समस्याओं के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन ये समष्टि समस्याओं की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री वितरण के समष्टि सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि सीमांत आय उत्पत्ति यानी एमआरपी के माप में कठिनाइयां होने पर भी इसके निष्कर्ष जो हैं वो काफी सरल व महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश आलोचनाओं में इस सिद्धांत की मान्यताओं पर ही आपत्ति उठाई गई है, लेकिन मान्यताओं पर निरंतर जो है इस प्रकार से प्रहार करना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण सिद्धांत का जो ढांचा होता है उसके तर्क एवं निष्कर्ष जो है इन्हीं मान्यताओं के आधार पर आधारित होते हैं। प्रत्येक जो सिद्धांत होता है उसकी अपनी मान्यताएं होती है जिसके आधार पर इसकी रचना होती है। तो इस प्रकार से हमने वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, वस्तु बाजार में और साधन बाजार में, दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता व वस्तु बाजार में एकाधिकार होने की दशा, दोनों ही दशाओं में इसका अध्ययन किया है।